हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का जो बुक है उसको थॉरली रीड करेंगे। और ये लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्लास 6 के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फिलहाल मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, इसमें चैप्टर की शुरुआत में एक रशीदा नाम की बच्ची है, आप लोगों की तरह, जो एक न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। तभी उसकी जो आईज एक हेडलाइंस पे जाती है जहाँ पे लिखा रहता है 100 years ago। आज से हजारों साल पहले, आज से 100 साल पहले क्या होता होगा। वो ये सोचने लगती है, शी वॉन्डर्ड, कि उस टाइम की क्या हुआ होगा, वो आज कैसे लोगों को पता है। ठीक है, उस टाइम पे लोग किस तरीके का खाना खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, किस तरीके के घरों में रहते होंगे, क्या काम करते होंगे। जैसे आज के टाइम पे तो बहुत सारे काम करने के तरीके हैं, लेकिन उस टाइम पे तो गिने चुने ही काम हुआ करते होंगे। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड yesterday. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. देखिए बच्चों, क्या होता है कि कल क्या हुआ था ये तो हम लोग रेडियो के थ्रू हमें पता चल जाता है। आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। आज की डेट में तो अभी 1 घंटे पहले क्या हुआ था वो भी हमें सोशल मीडिया में पता चल जाएगा। 5 मिनट पहले क्या हुआ है तो वो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, अखबार के थ्रू पता चल जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी न्यूज चैनल्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ये सब से हमें पता चल जाता है। जैसे 1 साल पहले आप अपने 5th क्लास में आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने अच्छे मार्क्स मिले थे, ये आपको पता है, आपका फ्रेंड आपको बता देगा, या कोई एक ऐसी मेमोरी जो लास्ट ईयर 5th क्लास में आपके साथ क्रिएट हुई हो, वो आपको याद रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि आज से हजारों साल पहले, 100 साल पहले कैसी चीजें हुआ करती होंगी? हम उसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट हेडिंग में ये लिखा हुआ था कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो देखिए बुक में आगे क्या लिखा हुआ है। What can we know about the past? हम लोग पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, हम लोग अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। There are several things we can find out. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग जिसके बारे में जान सकते हैं। जैसे उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, लोग किस तरीके के कपड़ों को पहना करते थे, लोग किस तरीके के घरों में रहते थे। हम ये भी जानेंगे कि उस टाइम पे लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। हंटर का मतलब शिकारी, हर्डर का मतलब जो भेड़ बकरी चराते हैं वो सब। ठीक है, फार्मर का मतलब किसान, रूलर का मतलब जो राज्य करता था, जो राजा था, मर्चेंट का मतलब जो बिजनेस करते हैं, प्रीस्ट पूजा पाठ जो करते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन जो क्राफ्ट्स बनाते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो ये अब एक बात यहाँ पे बच्चों ध्यान दो कि आज के टाइम पे भी ये सारे प्रोफेशंस हैं और उस टाइम पे भी ये सारे प्रोफेशन थे। आज से 100 साल पहले, आज से हजारों साल पहले भी उस टाइम के प्रोफेशंस थे। तो हम लोग ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम लोग ये भी जानेंगे कि उस टाइम पे बच्चे क्या, किस तरीके का गेम खेलते थे, क्या स्टोरीज को उन लोग सुना करते थे। जैसे आज की डेट में आप लोग अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते होगे ना, तो उस टाइम पे बच्चे किस टाइप की कहानियां सुनते थे। ठीक है, उस टाइम पे बच्चे, जैसे आज के जमाने में बच्चों का फेवरेट पोयम होता है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो उस टाइम पे बच्चों के क्या पोयम्स होते थे, तो हम ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चों, आपकी बुक में आगे क्या लिखा हुआ है। Where did people live? लोग कहाँ रहा करते थे? तो लोग जो है नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। नर्मदा नदी के किनारे लोग क्यों रहा करते थे? क्योंकि पानी है,
उस टाइम पे तो देखो, आज की डेट में आप कहीं भी रह लो, आपके पास पानी इजीली अवेलेबल है। पाइप सिस्टम लगा देते हैं, इरिगेशन सिस्टम के थ्रू खेतों में पानी चला जाता है। ठीक है, आज की डेट में तो वाटर आपको इजीली अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे वाटर इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करता था। लोगों को आपने अपनी दादी नानी से भी सुना होगा कि लोग पानी लेने के लिए थोड़े दूर तक जाया करते थे, हैंडपंप्स लगते थे। ठीक है, स्पेशली राजस्थान वाजस्थान एरिया में लोग पानी लेने के लिए दूर तक जाया करते थे। तो उस टाइम पे भी लोग ना नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे कि पानी पास में ही अवेलेबल रहेगा, क्योंकि पानी तो हमें खाना बनाने के लिए चाहिए। पानी हमें, ऑफ कोर्स पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो लोग पानी के पास ही रहने लगे। पानी के पास लोग रहेंगे तो खेती भी हो जाएगी, एग्रीकल्चर हो जाएगा, खाने के लिए चीजें मिल जाएंगी, पेड़ पौधे हरियाली भी होंगी जहाँ पानी होगा। जहाँ पानी नहीं होगा वहां पे सूखा हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं कि लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। अब देखिए बच्चों, आगे हम आप अपनी बुक में देखोगे ना, तो आगे एक बहुत प्यारा मैप भी बना हुआ है, हमारे प्यारे भारत का मैप। ठीक है, तो उस मैप में मैं आपको नर्मदा नदी दिखाऊंगी। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए नर्मदा नदी को पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है वो मैप। ठीक है, और ठीक है, तो ये ये है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको फ्लो होती हुई दिखेगी। इसका जो सोर्स है वो अमरकंटक है। सोर्स कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा तो ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे देश की 5th लार्जेस्ट रिवर है। 5th लार्जेस्ट रिवर है ये हमारे देश की। ठीक है, तो आपको नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया। अब नर्मदा नदी के बारे में आपको पता चल गया, तो अब हम ऊपर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो people have lived along the banks of this river for several hundred years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers थे। तो जो यहाँ पर लोग पहले लोग रहा करते थे ना, वो स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदरर का क्या मतलब होता है? देखिए, गैदरर का मतलब होता है जो इकट्ठा करने वाले लोग, जो आसपास जंगलों में घूमते हैं और वहां से सामान इकट्ठा करते हैं। खाने की चीज हो गया, ठीक है, घर बनाने के लिए लकड़ी वकड़ी हो गया, ठीक है, झोपड़पट्टी बनाने के लिए लकड़ी वकड़ी टाइप की चीजें, आग जलाने के लिए लकड़ी। तो ये सब चीजें इकट्ठा करते हैं। गैदरर का मतलब जो चीजों को इकट्ठा करता है और जो उस चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है, स्किल्ड है, तो उसको हम कह देंगे स्किल्ड गैदरर। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाकर अपने फूड को गैदर करता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्किल्ड गैदरर। जो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाकर अपने फूड को इकट्ठा करता है, उसे हम स्किल्ड गैदरर कहते हैं। और ये स्किल्ड गैदरर पहले नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। ये अपने फूड को गैदर इकट्ठा किया करते थे, और इन्हें पता था कि कौन सा जो प्लांट है वो खाने लायक है और कौन सा प्लांट जो है वो पॉइजनस है। ठीक है, इनको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, और ये एनिमल्स का भी शिकार किया करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे। तो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अब नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं सुलेमान एंड किरथर हिल्स, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ। अगर हम मैप में जाएंगे तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट। ये देखिए, ये रहा नॉर्थ, और इसके इधर जाओगे तो वेस्ट। तो यहाँ, हालांकि ये आज की डेट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में है, ठीक है, ये हमारे एरिया में नहीं है। तो केथर और सुलेमान हिल्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में ये आपको मिलेगा। केथर और सुलेमान हिल्स के पास लोग, जो विमेन थी और मेन थे, ये क्रॉप्स को ग्रो करते थे। कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते थे? तो व्हीट एंड बार्ले। व्हीट का मतलब गेहूं और बार्ले का मतलब जौ। ठीक है, तो व्हीट और बार्ले को यहाँ पर लोगों ने इसकी खेती स्टार्ट कर दी। लगभग कितने साल पहले? 8,000 साल पहले। 8,000 साल पहले लोगों ने व्हीट और बार्ले की खेती सुलेमान एंड किरथर हिल्स के एरिया में स्टार्ट किया, और इसमें दोनों ने स्टार्ट किया, वुमेन भी इन्वॉल्व थी और मेन, दोनों मिलके काम करते थे। ठीक है, ये एनिमल्स को रेयर भी करते थे, मतलब पशुपालन भी करते थे। ठीक है,
जैसे आप लोग पेट को पालते हो ना, उसी तरीके से इन लोग शिप, गोट या कैटल का और गांव में रहा करते थे। आगे देखिए बुक में लिखा हुआ है घारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ये कुछ ऐसे एरियाज है, ऐसी जगह है ये जहां पर पहले एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। ठीक है, उनमें से राइस जो है वो पहली बार ग्रो हुआ था विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। जैसे कि मैंने आपको भी मैप में दिखाया था कि ये विंध्यास है, विन विंध्यास है। ठीक है, ये विंध्यास है, मतलब माउंटेन रेंज को हम लोग विंध्यास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये रहा विंध्यास। अब इसके नॉर्थ साइड में राइस फर्स्ट ग्रो हुआ। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओगे तो ये रहा, आपको घारो हिल्स दिख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आपको मिलेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आपको घारो हिल्स देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि विंध्यास के नॉर्थ में राइस फर्स्ट ग्रो हुआ और एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ इन सारे एरियाज में। नॉर्थ ईस्ट घारो हिल्स, विंध्यास, सुलेमान एंड किरतर हिल्स के पास व्हीट और बाजरा ग्रो स्टार्ट हो गया था। दोनों मेन एंड वुमेन दोनों मिलके उसको ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, लोग नदी के किनारे रहना पसंद कर रहे थे क्योंकि आज की डेट में हमारे पास पानी इजली अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था लोगों को। वो पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, तो लोग नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, तो ये मैंने नर्मदा नदी के किनारे लोग रहा करते थे। दूसरी चीज सुलेमान एंड किरतर हिल्स के बारे में मैंने बताया, जहाँ पे लोग व्हीट और बार्ले जैसी क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किए, और वहां पर एनिमल्स को रेयर करना भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बताया कि घारो हिल्स की तरफ और विंध्यास के नॉर्थ में एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, और नॉर्थ ऑफ विंध्यास में राइस का फर्स्ट ग्रो हुआ है। ये एविडेंसेस से पता चलता है हमें। अब देखिए बुक में आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज पता है क्या होती है, ये बहुत सारी छोटी छोटी जो रिवर्स होती है ना, और एक बड़े रिवर में जाके जो मिल जाती है, उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ट्रिब्यूटरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ये आप मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो बुक में आगे क्या लिखा हुआ है, 4700 years ago, आज से 4700 साल पहले जो सिटीज हैं वो बनना स्टार्ट हो गई थी नदियों के किनारे। तो इससे हमें पता चलता है कि आज से 47 साल 4700 years ago जो सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, छोटे छोटे शहर बसना स्टार्ट हो गया था। फिर बाद में 2500 साल बाद सिटीज डेवलप्ड होने लगी गंगा के किनारे और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, अलोंग द सी कोस्ट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ गंगा कहाँ पर है। ये देखिए आप गंगा, हम्म, ये देखिए ये है रिवर गंगा, हिमालय से आपको दिख रही होगी। अब इसका जो, ये देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, सन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी सन रिवर है। और मैंने जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरी पूछा था, तो गंगा के आगे आप इधर जाओगे ना, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो यहाँ पर रिवर हुगली है। अब हम नीचे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। मैंने आपको रिवर सन के बारे में भी आपको दिखाया और रिवर गंगा के बारे में भी दिखाया। तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि लोग रिवर्स के किनारे रहा करते थे। तो रिवर्स के किनारे जो गंगा रिवर है उसके साउथ दक्षिण की तरफ एक मगध नाम की जगह थी, जो कि आज की डेट में बिहार है। ठीक है, इसके जो रूलर्स हुआ करते थे बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, वेरी पावरफुल रूलर्स, और उन्होंने बड़े बड़े लार्ज लार्ज किंगडम्स बनाए हुए थे। ठीक है, बड़े बड़े लार्ज लार्ज किंगडम्स को बनाया हुआ था। किंगडम मतलब बड़ा बड़ा राज्य था इनके पास। ठीक है,
किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और किंगडम्स जो थे, बड़े बड़े राज्य जो थे, वो सिर्फ मगध में ही नहीं थे, वो अलग अलग जगहों में थे, देश के अलग अलग जगहों में भी थे। ठीक है, लोग उस टाइम पे ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। यहाँ पर एक वर्ड है सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया जो है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। वो अब बहुत सारे पहाड़ों से अलग है वो। ठीक है, आप देखोगे यूरोप और एशिया में, खुद एशिया में ही बहुत सारे ऐसे पहाड़ है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हिमालय। ठीक है, इन सब पहाड़ों से ये अलग हो जाता है, इसीलिए हम इसे सब कॉन्टिनेंट, एक अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट है ये, तो हम उसे सब कॉन्टिनेंट बुलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया, जहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पहाड़, ये डेजर्ट या रिवर या ओशन, उस टाइम पे जर्नी करना काफी डेंजरस हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे भी लोग ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं रहा। ट्रैवल तो तब भी लोग किया करते थे। देखिए आज की टाइम पे तो ट्रैवल करना इजी है, आप एरोप्लेन की हेल्प ले सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप ट्रेन के रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करके आप ट्रेन से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बसेस से जा सकते हो, अपनी खुद की कार से भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ट्रैवल करना काफी मुश्किल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े हिमालयाज थे, डेजर्ट था, रिवर थे, माउंटेन्स, पहाड़ों से भरा रहता था, पहाड़ों को क्रॉस करके जाना पड़ता था ट्रैवल करने, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन हाँ, कभी इम्पॉसिबल नहीं रहा। तो जो मेन और वुमेन दोनों ही मूव किया करते थे, तो उस टाइम पे क्वेश्चन अराइज होता है कि लोग मूव क्यों किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? तो ऑफ कोर्स लोग एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए जाते होंगे कि एक अच्छी जगह मिल जाए उन्हें, ठीक है, रहने के लिए, या फिर वेदर की वजह से जाया करते होंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स आ जाता होगा, किसी एरिया में फ्लड हो गया जैसे, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। खाने की तलाश में जाया करते थे, क्योंकि पहले तो उतना एग्रीकल्चर सेटअप हुआ नहीं था, धीरे धीरे ना एग्रीकल्चर सेटअप हुआ, तो खाने की तलाश में लोग जाया करते थे। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड आ जाता था, बाढ़ आ जाता था, या कहीं सूखा पड़ जाता था, तो लोगों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था, दूसरी जगह की तलाश में, जहाँ पर पानी मिले, जहाँ सूखा ना पड़े, जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ खाने के लिए भोजन मिले। ठीक है, तो ऐसी जगह लोगों को मूव करना पड़ता था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग ना बिजनेस के पर्पज से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जैसे जो मर्चेंट थे, बिजनेस करने वाले ट्रेडर्स जो थे, वो अपना सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर लोग अपनी टीचिंग्स को, अपने रिलीजियस कल्चर को स्प्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, फाइनली कुछ पीपल जो थे एडवेंचर के लिए भी जाते थे, लेकिन आज की डेट में लोग एडवेंचर के लिए भी जाते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए भी जाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी घूमने जाते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं घूमने। तो आज की डेट में बहुत सारे रीजंस हैं घूमने के। ठीक है, किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरी चाहिए, तो एक अपना होम टाउन छोड़ के दूसरे टाउन में जाना पड़ता है, ठीक है, नौकरी के लिए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई बच्चे जो होंगे, आप ही की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे, उनकी वो अपना होम टाउन छोड़ के दूसरी जगह से पढ़ाई करने के लिए आए हों। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज की डेट में लोग कैसे क्यों ट्रैवल करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे नौकरी की तलाश में, एडवेंचर के लिए, पढ़ाई करने के लिए ट्रैवल करते हैं। ठीक है, या फिर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, किसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, या हिल्स, माउंटेन्स या नेचुरल चीज़ों को देखने के लिए ट्रैवल करते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं आज की डेट में। बिजनेस पर्पस के लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, while it was difficult to cross these frontiers, frontiers मतलब ये माउंटेन्स को क्रॉस करना, बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करना, हिल्स को क्रॉस करना,
नदियों को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन तब भी लोग क्रॉस किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल्ड लाइफ जिया करते थे, सेटल्ड हो जाते थे एक जगह दूसरी जगह जाकर। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है लोगों का, इस मूवमेंट की वजह से लोगों में ना कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में एक, अगर आपका फ्रेंड साउथ इंडिया से आया है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, तो उसके कल्चर होंगे कि वो इडली डोसा सांभर और वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं जैसे पोंगल हो गया, तो वो सारे फेस्टिवल्स वो यहाँ आके मनाएगा नॉर्थ इंडिया में। तो कल्चर एक्सचेंज होगा, लोग जानेंगे एक दूसरों के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में बिहार का एक फेस्टिवल है छठ पूजा। ठीक है, तो वहां पर पहले ये पूजा सिर्फ बिहार में रहती थी, बिहार में लोग सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज की डेट में पूरे भारत में जब ये पूजा होती है तो पूरे भारत में दिखाया जाता है, पूरे भारत में लोग सेलिब्रेट करते हैं। इवन आप देखोगे कि आउट ऑफ इंडिया भी लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो कल्चर का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो एक दूसरों के कल्चर का भी एक्सचेंज होता है, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज होता है, भाषाओं का भी एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में इंग्लिश जो लैंग्वेज है काफी कॉमन हो गई है, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज से हजारों साल पहले लोग, हर किसी को जरूरी नहीं था कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े। ठीक है, तो आज की डेट में भाषा का भी एक्सचेंज हो रहा है, लैंग्वेज भी एक्सचेंज हो रही है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेडिशन एक्सचेंज हो रहा है। और इवन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो फूड होती हैं खाने की, जैसे साउथ इंडिया में इडली डोसा सांभर चलता है, इधर नॉर्थ इंडिया में पंजाब चले जाओ मक्के दी रोटी सरसों का साग। ठीक है, तो कल्चर के साथ साथ फूड भी एक्सचेंज होता है, आइडियाज। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने का फायदे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिए बुक में एक नया टॉपिक है, नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड, हमारे जो भारत का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, दो वर्ड है हमारे भारत के लिए, एक भारत है और एक इंडिया है। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से निकलता है, जिसे हम सिंधु कहते हैं संस्कृत में। ईरान और ग्रीस, अगर आप अपनी एटलस में देखोगे तो जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आज से 2500 ईयर एगो आते हैं। ठीक है, पर उन्हें इंडस वर्ड से वो उतने ज्यादा फैमिलियर नहीं थे, तो वो इंडस वर्ड नहीं बोलते थे, इंदूज बोलते थे। और जो ईस्ट के साइड इंडस रिवर है ना, उसके ईस्ट के साइड जो लोग रहा करते थे उसे हम इंडिया बोलते, तो वक्त के साथ लोग इंडिया बोलने लगे। और भारत जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा करते थे उसे हम भारत बोलते थे। ये ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, जो कि सबसे पुराना कंपोजिशन है वेदास में। ठीक है, सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है हमारे संस्कृत में, 3500 ईयर्स एगो इसे कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को। और उसमें कहा गया कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहते हैं उसे हम भारत कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया कि इंडिया और भारत कैसे पड़ा। ठीक है, हमारे देश का जो नाम है इंडिया और भारत, वो किस तरीके से आया ये आपको अब पता चल गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। अब हम पास्ट के बारे में और क्या जान सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। पास्ट के बारे में हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं। आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले, या 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या हुआ था, तो हम ये न्यूज़पेपर के थ्रू या रिकॉर्डिंग्स जो है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले क्या हुआ करता था, किस तरीके से लोग रहा करते थे, उसके बारे में हम पता है कैसे जानते हैं? मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से। अब मनुस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? तो मनुस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जिसे हम हाथों से लिखते हैं पत्तों पर। जैसे पाम लीव्स होता है ना, एक एक जैसे एक पेड़ हो गया, ठीक है, उसके पत्ते हो गए। अब उसके पत्तों पे उस टाइम पे लोग लिखते थे, क्या लिखते थे उस टाइम पे? मेडिसिन के बारे में लोग लिखते थे मनु में। मनु का मतलब एक लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, ये यूजली पाम लीव्स पे लिखा जाता है। और एक स्पेशली बाग ट्री होती है, उसके बर्च पे हम लोग, जो कि खासकर हिमालयाज के एरिया में ग्रो होता है, उसके बर्च पे लिखते थे। ऑल्दो जब पेड़ के पत्तों पर आप लिखोगे तो वो वक्त के साथ साथ उस पे कीड़े, इंसेक्ट्स उसे खा जाएंगे। ठीक है, उसे कीड़े खा जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन
जो राजा लोग हुआ करते थे ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किंगडम सेटअप हुआ, ठीक है, तो उसके जो राजा लोग हुआ करते थे ना, उन लोग इंस्क्रिप्शंस पे लिखते थे। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी हार्ड सरफेस पे लिखने को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे किसी को अपने जनता को, अपनी प्रजा को वो ऑर्डर देते थे ना, तो पत्थरों पे लिखकर ऑर्डर देते थे कि आज से तुम्हें ये करना है, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो देखो बुक में, अब आगे देखो कि क्या लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make a book. देखो ये जो है ना, ये लिखा गया है एक बर्च, पाम लीव्स पे लिखा हुआ है, बर्च ट्री के पत्तों पे लिख के एक बाइंड कर दिया जाता था और एक छोटी सी बुक बन जाती थी। और देखिए कितनी खूबसूरत इसकी राइटिंग है, जो हमें समझ में, आपको, हमें और आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उस टाइम पे लोग लिखा करते थे। ऊपर चले तो देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो हाथों से लिखा जाता है पत्तों पर, ठीक है। ये हिमालयस के एरिया में आपको मिलेगा एक ट्री जिसे हम बर्च बोलते हैं। मनुस्क्रिप्ट जो है पत्ते पे लिखा जाता था, तो उसे इंसेक्ट्स ऑफ कोर्स खा जाते थे, पर आज की डेट में भी कुछ सरवाइव कर रहे हैं, जो कि हमने टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ है। कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सब्जेक्ट से डील करती हैं, ठीक है। उस टाइम पे रिलीजियस बिलीफ क्या हुआ करते थे, उनके प्रैक्टिसेस क्या हुआ करते थे, उस टाइप की चीजों को, उनके मेडिसिन के बारे में, राजा उस टाइम पे कैसे रहता था, उसकी लाइफ के बारे में, ठीक है, साइंस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में इन मनुस्क्रिप्ट्स पे लिखा गया है। उसे हमने अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ एपिक्स, पोएम्स, प्लेज भी हमने मनुस्क्रिप्ट्स में, एपिक्स मतलब रामायण महाभारत, दो इंपॉर्टेंट एपिक्स आपको पता है, ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट्स पे लिखे गए हैं। मैनी ऑफ दिस जो है, बहुत सारी जो है वो संस्कृत में लिखा है, और बहुत सारी ऐसी भी है जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा क्या होती है? वो भाषा जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे। तो दो भाषा के बारे में पता चला, एक संस्कृत और एक प्राकृत, और एक तमिल। तो थ्री लैंग्वेजेस के बारे में हमें पता चला, एक संस्कृत, प्राकृत, तमिल। संस्कृत में लोग जो संस्कृत जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे, वो संस्कृत में लिखते थे, और प्राकृत भाषा जो आम लोग बोलते थे, ठीक है, और तमिल। अब मैंने आपको अभी इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी बताया, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जैसे स्टोन, पत्थर पे या मेटल पे लोग लिखते थे। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है, writings on relatively hard surface such as a stone or metal. राजा को जब ऑर्डर देना रहता था, तो वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब्ड कराता था बड़े बड़े पत्थरों पर, या फिर मेटल की चीजों पर इंस्क्राइब कराता था, और जनता जो उसकी प्रजा थी उसका, उसकी बातों को पालन करती थी, उसकी बातों को मानती थी, ठीक है, वो पढ़कर। तो कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी खुद की पर्सनल कहानी भी इंस्क्रिप्शंस पे लिखवा रखी है, ठीक है, व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे, ठीक है। और इस आपने, और अगर वो किसी दूसरे राजा से जीत जाते थे, किसी बैटल में, लड़ाई युद्ध में वो जीत जाते थे, तो उसको भी उन लोग इंस्क्राइब्ड कराते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने देख, ये है एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, ये देखो, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, और ये हमें कंधार, जो कि आज की डेट में अफगानिस्तान में मिलता है, ठीक है। ये इंस्क्राइब्ड हुआ था रूलर अशोका के नाम पे, जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके बारे में। तो याद रखना कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था अशोका के बारे में, जिसने इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी, जो कि हमें अफगानिस्तान के कंधार में मिला है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट्स को आप देखोगे ना, तो ऊपर की लैंग्वेज अलग है, नीचे की लैंग्वेज अलग है। स्क्रिप्ट में लेटर होता है और साइन होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं,
तो हम किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट में लेटर और साइन होता है, ठीक है, साइंस भी बने रहते हैं, ठीक है, और जब हम बोलते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ऊपर वाली जो इंस्क्रिप्शन है वो ग्रीक में लिखी गई है और नीचे वाली जो इंस्क्रिप्शन है वो अरामिक में लिखी गई है, ठीक है, जो उस टाइम पर यूज होता होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस में लिखने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे एडवांटेज हैं, ये कभी मिटेगा नहीं, परमानेंट रहेगा। वही मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स खा जाते हैं तो उसको प्रिजर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रिजर्व करने में उसकी कॉस्टिंग लगती है मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है, लेकिन इंस्क्रिप्शन को प्रिजर्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही उसमें खर्चे हैं, क्योंकि वो एक पत्थर या मेटल पे लिखा है जो कभी ना मिटने वाली चीज है, ठीक है। तो सबसे अच्छी एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। अब उस टाइम पे देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे पॉट हो गया, एक सिंपल पॉट हो गया। अभी मैंने आपको पॉट भी आगे दिखाऊंगी, देखो ये है वो पॉट, ये वो पॉट, ये हो गए सिक्के, कॉइन्स। जो आज के टाइम पे जो कॉइन्स हैं वैसे कॉइन्स नहीं है, ये देखो कैसे कितने डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो ये सब चीजें जब मिलती हैं ना, और इस इन सब चीजों की जो पढ़ता है उसे हम कौन क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उसे हम। ऊपर लिखा हुआ था ना आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन सब चीजों की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स को भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools. ये खोद खोद के गड्ढा खोद खोद के ये वेपन्स निकालते हैं, पॉट्स निकालते हैं, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स। और सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन, कुछ पत्थर से बने रहते हैं, कुछ बोन से बने रहते हैं, कुछ क्ले, कुछ मेटल से, मिट्टी से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इन सबको खोद खोद के इन लोग धरती से निकालते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। Objects are made of hard imperishable substances using usually survive for long time। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो हार्ड चीजों से जो बनता है उसको वो इजीली सरवाइव कर जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट चीजों से बनता है उसका सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। A pot from an old city, pots like these were used about 4700 years ago। अब ये देखो, ये पॉट जैसे कि देखो इस पे कितनी प्यारी कार्विंग की गई है, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक सिल्वर कॉइन है जो कि आज से 2500 ईयर्स एगो यूज किया जाता था, ठीक है। अब इस पॉट में लोग खाने की भी चीज रख सकते हैं या अपना सोना चांदी भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए इसका यूज करते होंगे उस टाइम पे लोग, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो बोन्स को भी देखते थे, हड्डियां जो होती हैं, इंसानों की हड्डियों को देखते थे, ये एनिमल्स की हड्डियों को देखते थे। क्यों देखते थे, कि उससे पता चलता था कि ये वुमेन की हड्डी है या फिर ये मेन के बोन्स हैं, ठीक है, कि एनिमल्स के बोन्स हैं। तो उससे उन लोगों को पता चलता था कि उस टाइम पे लोग क्या खाते हैं, उस टाइम पे लोग ज्यादातर क्या खाते होंगे, ठीक है। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स तो बहुत ही रेयरली होगा जो आज की डेट में सर्वाइव कर रहा होगा उस टाइम पे। या ग्रेन्स या पीसेस ऑफ वुड वो बर्न हो चुके हैं और दे सर्वाइव इन अ चेयर फॉर्म। हिस्टोरियंस जो कि स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो हार्ड चीजें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको खुद खुद के एक्सक्वेट करते हैं, डिग करके सरफेस ऑफ द अर्थ को। और हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो कैसे पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन, जैसे मनुस्क्रिप्ट पे इंफॉर्मेशन है या इंस्क्रिप्शंस पे इंफॉर्मेशन है, उन सब चीजों को पढ़ के उन्हें जो इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं उसे हम हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। जो बीते हुए टाइम पे रिसर्च करते हैं उसे हम हिस्टोरियंस कहते हैं। पास्ट के बारे में जानना एक एडवेंचर भी है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना एक एडवेंचर है। अब तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा एडवेंचरस लगा ही होगा इस वीडियो लेक्चर को सुन के, कि देखो हिस्ट्री कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग, इस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाते होंगे, ये सब चीजों के बारे में जानना खुद में एक एडवेंचर है, ठीक है। और ऑफ कोर्स बोरिंग नहीं है, जैसे स्कूल टाइम में बोरिंग हो जाता था
बोरिंग तो नहीं है हिस्ट्री। इसको अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट देखो हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं तो एक डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं, जो पास्ट के बारे में अलग अलग सोर्सेस से क्लू से ढूंढ रहे हैं कि पास्ट में लोग क्या खाते थे, क्या किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके का उनका जीवन स्पेंड होता था। तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन से ही हमें पता चलता है। अब बुक का फ्रंट पेज में ही आपको लिखा है आर पास्ट। आर पास्ट का मतलब ये सिर्फ हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। वन पास्ट और मैनी। ऑफ कोर्स इस बुक का टाइटल जो है आर पास्ट है, जो प्लूरल फॉर्म में है, एक सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक राजा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग एक फार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, हर्डर्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, मर्चेंट के बारे में। ठीक है, लोग ट्रेडर्स कैसे मूव करते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में। ठीक है, स्किल्ड गैदरर्स के बारे में जो जंगलों में रहते हैं, किस तरीके से फूड को इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों बहुत सारे लोगों के लिए पढ़ रहे हैं कि उस टाइम पे लोग क्या करते थे, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो लाइव्स ऑफ हर्डर्स फार्मर्स दोनों अलग हुआ करते थे। किंग और क्वीन, ऑफ कोर्स राजा और रानी की जिंदगी अलग होती है और एक किसान की जिंदगी, एक क्राफ्ट्स बनाने या एक बिजनेसमैन की जिंदगी अलग होती है, बहुत ही अलग होती है। ठीक है, अब ऊपर ही मैंने हमने हमने पढ़ा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस। तो हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान आइलैंड में आज की डेट में भी लोग जो है अपना जो फूड है, खाना जो है हंट करके, शिकार करके, फिशिंग करके या फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस हो रही है चीजें उसे कलेक्ट करके अपना खाना का इंतजाम करते हैं। ठीक है, देखिए आज की डेट में भी लोग जो है अंडमान आइलैंड के लोग जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की चीजों पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। लेकिन जो सिटीज में लोग हैं वो जब फूड सप्लाई होकर आएगा दुकान तक पहुंचेगा तो वहां पर जाके वो खरीदते हैं और उनको अपना फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। शहरों में लोग एक शॉप पे जाते हैं, उन्हें इजीली एक्सेस हो जाता है, किसी भी तरीके का फूड उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर लोग फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग किंग्स और उनके बैटल्स, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। जैसे कि इंस्क्रिप्शन में हम पढ़ रहे थे ऊपर ही कि इंस्क्रिप्शन में जो राजा हुआ करते थे अगर वो दूसरे राजा को हरा देते थे और कब्जा कर लेते थे दूसरे राज्य को, तो वो अपनी विक्ट्रीज, वो अपनी उस जीत की खुशी में उसको पूरा रिकॉर्ड रखते थे कि हमने इस एरिया को पे कब्जा किया, इस एरिया पे हमने इस राजा से इस तरीके से हम लोग जीते, हमारी सेना ने इतनी ताकत से उस जंग को जीता। ठीक है, तो उस बैटल का रिकॉर्ड जो है उन लोग अच्छी तरीके से रखते थे, इंस्क्रिप्शंस बना कर रखते थे। जैसे जैसे आप देखोगे वक्त आगे बढ़ाना तो बुक की फॉर्म में भी लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना स्टार्ट किया कि आने वाली फ्यूचर जानेगी कि हम लोग इस तरीके से अपनी बैटल्स को जीते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो तो किसी भी तरीके का इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं बनाते होंगे, वो अपनी कहानी क्या लिखेंगे भला। भैया वो तो अपना बिजी थे, ज्यादा से ज्यादा फूड इकट्ठा हो जाए, खाने को मिल जाए, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, उन लोग तो उसी पे ही अपना पूरा दिनचर्या पूरा जिंदगी गुजार देते थे। राजा राजाओं का तो ये जंग लड़ते रहते थे, बैटल्स लड़ते थे, एक जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे कब्जा करते थे। तो उनके उनके पास खूब सारे पैसे हुआ करते थे राजा के पास, तो वो इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाना उनके लिए आसान था। लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान के पास तो भैया उसको तो अपना खान पान भी देखना है, रहने के लिए जगह ढूंढनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये सब ऑफ कोर्स अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इम्पॉसिबल था। तो आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज अ मच दैट रिमेन्स अननोन। आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अब डेट्स का क्या मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा डेट का क्या मतलब होता है, देखो मैं एक सिंपल सा ना एक
आगे हम लोग ये जो है ना एडी और बीसी ये क्या होता है इसको मैं इसके बारे में ना मैं आपको एक बताती हूँ। देखिए, जब जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था ना, जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे ना जब, तो उसके आगे वाली जितनी भी डेट है ना उसको हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। ठीक है। और जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे उसके आगे वाली डेट को हम एडी कहते हैं, और उसके पीछे वाले जितने ईयर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, आज की डेट में क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये 2023 कहाँ से आ गया है? ये जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, उनके बर्थ के आगे वाले जितने भी पीरियड हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। ठीक है। आज की डेट में कौन सा ईयर चल रहा है, तो आज की डेट में बोल रहे हैं 2023 एडी, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इस कैलेंडर को इंडिया और वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है। और इनके पीछे वाले सारे साल को हम क्या कहते हैं, बीसी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्या इतना मैंने आपको बता दिया कि इफ somebody ask you the date you will probably mention the day, month and year आप मेंशन करोगे 2000 एंड समथिंग। जैसे 2012, 2012 क्या है, तो 2012 एडी है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज से 8000 साल पहले, तो 8000 साल पहले बीसी। ठीक है, बीसी बोलोगे, सो कैलकुलेट कर दो 2023 प्लस कर दो 8000 साल पहले, और जो ईयर आएगा उतने, मतलब उतने ईयर पे उस वो चीज हो रहा था। ठीक है, उसके पीछे बिफोर क्राइस्ट। तो द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, ये जो कैलेंडर है ये पूरा वर्ल्ड वाइड में इसी कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड हम जाते हैं, यूजुअली हैव द लेटर बीसी, बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। इस बुक में जो भी वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे। ठीक है। आगे देखो, लिखा हुआ है बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिस ईयर में लॉर्ड क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। ठीक है। समटाइम्स सीई भी हम लिखते हैं एडी को, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई भी बोलते हैं बीसी को, बिफोर कॉमन एरा। तो वी यूज दीज टर्म्स बिफोर द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो, तो 200 साल पहले हमने ये इस ईयर को यूज करना स्टार्ट किया भारत में। ठीक है। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट भी यूज होता है। ठीक है। ये सारे देखो, we have seen that inscription are inscribed on hard surface. Many of these were inscribed several of years ago. All inscriptions contain both script and languages. Languages which were used as well as script have changed over time. Of course, भाषा वक्त के साथ साथ बदलती जा रही है। ठीक है, लैंग्वेज जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। जो स्कॉलर जो ये लिखी हुई चीजों को जो हम पढ़ते हैं, इसको ये लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डेसिफरमेंट कहते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जहाँ पे किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। तो रोजेटा, यही इजिप्ट में ही एक रोजेटा नाम का एक छोटा सा टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। यहाँ पर इंस्क्राइब्ड स्टोन हमें मिले हैं, फाउंड किए गए हैं, जो इंस्क्राइब्ड हुए हैं 3 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, ग्रीक और टू फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। Scholars who could read and Greek figured out that names of kings and queens were enclosed in a little frame called a casio. Then they placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sound from which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लायन है, जो ये शेर है, ये L है। ठीक है, एल, एल नाम से इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, और जो बर्ड है उसको हम ए से देख रहे हैं, बर्ड। देखो, पिक्चर फॉर्म में देख सकते हो आप। ठीक है, इस लैंग्वेज के पढ़ने को तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिफरमेंट कहते हैं। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप, मुझे लगता है इजीली आप इसे कवर अप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लीस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के एक मेजर डिफरेंस यही है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो पाम पत्तों पे लिखा जाता है, ये हार्ड सरफेस पे नहीं लिखा जाता। इंस्क्रिप्शन जो है वो एक हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है। एडवांटेज है इंस्क्रिप्शन जो है वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें इंसेक्ट्स खा जाते हैं। अब देखो, आप स्टार्टिंग के चैप्टर में ही हमने रशीदा का जो क्वेश्चन था कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो उसका आंसर हमें मिल गया। उसका आंसर क्या है कि हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं बाय स्टडिंग हिस्टोरिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो वी कैन नो अबाउट द पास्ट बाय स्टडिंग हिस्टोरिकल एविडेंसेस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। जैसे पॉट हो गया, पॉट्स के बारे में हमने देखा जो कि पत्थर से बन सकता है, इंस्क्रिप्शन एक पत्थर पे ही तो बनते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी वुमेन और मेन कहाँ से रिकॉर्ड रखेंगे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ सच राइटिंग स्किल्स के बारे में उन्हें नहीं पता था अर्लीस्ट टाइम पे। वो इलिटरेट हुआ करते थे, उनके पास नॉलेज नहीं था स्क्रिप्ट्स के बारे में। सच वर्क हैड नो इम्पोर्टेंस, उनके उनकी लाइफ में ये रिकॉर्ड मेंटेन करना उसका कोई इम्पोर्टेंस था नहीं। एंड वो अपने पास्ट के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड करने का बॉदर भी नहीं किया करते थे। तो 5 थिंग्स, they were not aware of such writing skills in the earliest time. They were illiterate and lack of knowledge of script. Such work had no importance in their life. And the fourth one is they never bothered about their past. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। चैप्टर को एंड करने से पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है ये देख लो आप यहाँ पर। लोग क्यों ट्रैवल किया करते थे, कल्चरल एक्सचेंज होते थे, नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग ट्रैवल किया करते थे, एडवेंचर के पर्पज से, बिजनेस एजुकेशन के पर्पज से लोग मूवमेंट आज भी होता था, उस टाइम पे भी होता है। आइडियाज एक दूसरों से शेयर होते थे। हाँ, डेसिफरमेंट लैंग्वेजेस के समझने को प्रोसेस को हम डेसिफरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी और उसे भी हम लोग अच्छी तरीके से मोर इंटरेस्टिंग वे में उसको और पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।